अगर मैं आपसे कहूं कि नेपाल की सरकार को वो तगड़ा झटका लग चुका है, अरे जो तगड़ा झटका अभी तक लगा नहीं था। बलेन शाह जो कि अपनी नई सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद तगड़े एक्शन लेते हैं, भारत के खिलाफ भी लेते हैं। और भारत ने कहा कि रुको अभी हम तुमको बताते हैं। भाई साहब, ऐसी नौबत आ चुकी है कि अब इनकी सरकार भी बदल सकती है, इतनी गंभीर नौबत आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया? अरे क्या हो गया कि बलेन शाह की सरकार पलट सकती है? क्योंकि भारत के खिलाफ अभी कहे कि 100 रुपए ज्यादा सामान खरीद के लाओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कस्टम ड्यूटी लगा देंगे 5 से 80% तक का। उसी के बाद सुनाई देता है कि इनके जो गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद सुनाई देता है कि ये हो गया, वो हो गया, इनकी सरकार बदल सकती है। अरे क्या हो गया? आइए देखते हैं। यार वीडियो खत्म होते होते ना तो आप खुद बताओगे कि यार मतलब अगर ऐसा कारनामा हो रहा है तब तो सरकार बदल ही जाएगी। देखो पहले ये बलेन शाह है कौन, पहले ये जान लेते हैं। बलेन शाह अभी हाल फिलहाल नेपाल का प्रधानमंत्री है। 30-40 साल के बीच का है, सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजी ने किया था। अरे जेनजी का मतलब जैसे आप और हम लोग हो गए ना, जैसे जो 20 से 30 साल के बीच के होते हैं उन्हें जेनजी कहा जाता है। तो जेनजी प्रोटेस्ट किए और सरकार वहां पर बदल दिए। और फिर उसके बाद एक अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई जो कि एक महिला थी। अब वो महिला कौन थी? अगर उनका नाम जानते हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और अगर सही बता दिए तो कमेंट को हार्ट भी दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा। देखते कौन बता पाता है। लेकिन हाँ, तब उसके बाद एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन के तौर पर बलेन शाह नाम का एक प्रधानमंत्री बनता है। अब बलेन शाह बना तो लोगों ने सोचा भाई ताबड़तोड़ काम करेगा, और ताबड़तोड़ काम किया भी यार। जो वीआईपी कल्चर था उसको खत्म कर दिया। अरे विधायक सांसद की जो एंट्री होती थी, भैया हम अमीर हैं, हम ताकतवर हैं, हटो सब, हटो हटो, ये सब खत्म कर दिया। उसके बाद जो कोचिंग वोचिंग थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो इंग्लिश नाम पर ट्यूशन कोचिंग का नाम रखा जाता था, स्कूल का नाम रखा जाता था, सेंट जेवियर्स रख दिया गया, ऑक्सफोर्ड रख दिया गया, जैसे लगता था यही आग फाट पड़ा है ऑक्सफोर्ड। तो ये सब खत्म कर दिया। ऐसे तगड़े तगड़े एक्शन लिया इस बंदे ने, तो लोगों ने कहा कुछ मतलब कुछ अच्छा काम करेगा। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ इन्हीं के साथ हुआ। असल में इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि अगर भारत से कोई भी सामान खरीद के लाओगे, अगर 100 रुपए के ऊपर का लाए तो उसके ऊपर आपकी वो कस्टम ड्यूटी मार दी जाएगी 5 से 80% तक की। इसकी वजह से सामान काफी महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा भैया नेपाल को महंगे में खरीदना पड़ेगा, और नेपाल की जरूरत है खरीदना पड़ेगा। अब इस पर बवाल मच गया और धोती फाड़कर रुमाल हो गया। अब यहाँ पर इनके खिलाफ काठमांडू के अंदर बाकी अन्य जगह के में इनके खिलाफ लोग उतरने लगे। अब क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में अभी अंतिम में चर्चा करता हूं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है जिससे इनकी सरकार बदल सकती है वो पहले देखते हैं। यार देखो, ये 22 अप्रैल की बात है। इनकी जो सरकार बनी है लास्ट मार्च में ही बनी है, 26-26 मार्च को आई थिंक। तो 22 मार्च की अभी ये बात है। 22 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार जो नेपाल के अभी तत्कालीन गृह मंत्री सुदन गुरुङ है भैया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने, मतलब भारत के अंदर अमित शाह इस्तीफा दे दें। अरे भैया भारत के अंदर तो एप्स्टीन फैलियो के अंदर नाम आ जाए तब वो इस्तीफा ना दे। यहां पर देखोगे किस काम के लिए इस बंदे ने इस्तीफा दिया है तो देख सकते हो। असल में जो गुरुङ है इनका कहना यह है, मतलब इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि एक आदमी था जिसका नाम दीपक भट्टा था, उसके साथ व्यापारिक संबंध और आर्थिक लेन देन के आरोप लगे इनके ऊपर। फिर मतलब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो माना जाता है उसके दावे किए जा रहे हैं कि इनके मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस चीज के लगे। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो इनके ऊपर भैया शेयर बाजार में अपने निवेश के बारे में जानकारी छिपाई थी, मतलब इसके भी आरोप लगे जानकारी छिपाने के। अब भारत के अंदर तो आप समझ ही रहे हो, एक एक नेता भैया 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़ की संपत्ति रहती है, प्राइवेट जेट से घूमता रहता है, सबको पता रहता है। 80,000 1 लाख खाली सैलरी होगी और घूम रहे हैं प्राइवेट जेट से। यहाँ पर इस्तीफा नहीं देंगे, वहाँ पर दे देते हैं। फिर उसके बाद जो सुदन गुरुङ है उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करके बताया कि अपने ऊपर लगे आरोप को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और हितों के टकराव के बचाव के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जी हाँ, अब अगर होम मिनिस्टर ही गृह मंत्री इस्तीफा दे दे
तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो गृह मंत्री संभाल लेंगे थोड़ा देश। अब वही इस्तीफा दे दिए, 20-22 दिन हुए थे, 24 दिन हुए थे कहीं, उतने में इस्तीफा दे दिए। अब सोच कर देखिए कि अगर इसी तरीके से इनके सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं उन लोग के ऊपर ऐसे आरोप लगे और वो लोग इस्तीफा तक देने की नौबत आ जाए, तो सोच कर देख लीजिए क्या हाल होगा। यहाँ पर जो सुदन गुरुंग हैं उन्होंने कहा भी, देखोगे क्या पोस्ट किया था। इनका कहना यह है कि मैं सुदन गुरुंग 26 मार्च 2026 से गृह मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निर्वाहन कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपने शहर और संबंधित मामलों के बारे में नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, टिप्पणियों और सार्वजनिक चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया। पद संभालने से पहले जनता के विश्वास सर्वप्रिय होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है और जनता के विश्वास बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। ये किसी और का नहीं बल्कि इनका कहना है। फिर उसके बाद आज जो अभी जनरेशन चल रही है जिसका नाम जनरेशन जेड है, मतलब जिसे जेनजी भी कहा जाता है, कहते हैं उनका आंदोलन जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, यहाँ संदेश देता है कि सार्वजनिक जीवन जो एक स्वच्छ होना चाहिए और जो नेतृत्व, जो लीडरशिप है वह जवाबदेही होना चाहिए। अब यहाँ पर गुरुंग ने अपने व्यापक राजनीति संदर्भ और देश के अतीत के लिए बलिदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सवाल उठते हैं तो जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब मेरे यहाँ पर जो उन्होंने 46 भाइयों और बहनों के खून के बलिदान की बनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो एकमात्र जवाब नैतिकता ही है। मैंने सार्वजनिक आलोचना और गंभीरता के लिए एक सार्वजनिक जीवन के नैतिक मामलों के बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का विकल्प चुना है। मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं है उन सब चीज़ों का, तो इसलिए ये अपना पद छोड़ दे रहे हैं। अब सोच कर देखिए, अब भारत के अंदर भैया एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आ गया, तब भी भैया पद छोड़ने की बात छोड़िए, एक बार चूं चां तक नहीं होता कि कैसे नाम आया। भारत के अंदर देखोगे तो पता चल जाता है कि अरे ये तो 1000 करोड़ के मालिक हैं, तब भी चूं चां तक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर खाली ये पता चल गया थोड़ा बहुत तो उस बंदे ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, मतलब गलत काम तो किया, लेकिन सोच कर देखिए अगर यही आप सेम चीज, मैं भारत को नहीं कह रहा, भारत के अंदर जो बैठे नेता हैं मैं उनके बारे में कह रहा हूं। भैया यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर सारा कारनामा हो जाता है, गाड़ी के अंदर हो जाता है, लेकिन तब भी उन नेता को उसका मालिक बना दिया जाता है। जैसे आप सरकार में देखते होंगे कि कोई एक चोर है, चोर नेता है, और वो जो लकड़ी उकड़ी होता है उसकी मान लेते तस्करी करता है, तो सरकार जानते हो क्या करेगी? जब उसके ऊपर आरोप लग जाएगा तो वन विभाग का मालिक बना देगी। चल भैया, जो अपना केस है उसको रफा दफा कर दे। यहां पर पता चला तो उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कम से कम ये तो सीखिए। देखोगे तो अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार नेपाल की जो राजनीतिक स्थिति है अभी तराई क्षेत्र जैसे अगर काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में सरकार का विरोध प्रदर्शन अभी चालू हो चुका है। जेनजी के समूह ने ये चालू किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो 100 रुपये वाला मामला था कि अगर 100 रुपये से अधिक का आप सामान खरीदते हो तो इससे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब इससे क्या है कि जो नेपाल की महिला थी और जो नेपाल के लोग थे ना, वो लोग जो बॉर्डर के पास रहते थे, वो लोग भारत के अंदर आते थे, तेल गाड़ी उड़ी में तेल ढरवा के लेके चले जाते थे। जो महिला थी वो भारत के अंदर आती थी, ब्यूटी वाला प्रोडक्ट, खाने पीने वाला प्रोडक्ट और बाकी अन्य चीज़ें भारत से खरीद के लेके चली जाती थी। अब पता लगा कोई यहाँ पर भारत के अंदर शॉपिंग वॉपिंग करने आया, मॉल वॉल से कुछ खरीद उरीद के लेकर गया और पता लगा कि वहाँ कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है। 500 रुपये खरीद के लेके गया, चल भैया 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी। 1000 रुपये का सामान खरीदे, चल भैया 500-600 और एक्स्ट्रा दो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना, और नेपाल वालों के लिए दिक्कत वाली बात है। इसलिए उन लोगों ने प्रदर्शन करना चालू किया। और उसी के साथ साथ अभी 9 अप्रैल 2026 को नेपाल के जो प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह हैं, उन्होंने श्रम, रोजगार और जो सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार शाह हैं, उनको पद से बर्खास्त भी कर दिया।
शाह की पार्टी के जो आचार संहिता के उल्लंघन और पद का जो दुरुपयोग के आरोप के बाद लमी छाने की सिफारिश पर पद को हटाया गया था, तो उसके लिए भी इनका विरोध हो रहा है। प्लस जो महंगाई बढ़ा दी है उसके लिए भी विरोध हो रहा है। और इनसे सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। मतलब होम मिनिस्टर को ही 26 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा, ऐसी नौबत आ चुकी है। और नेपाल के अंदर ना अभी डर भी है, इस वजह से लोग डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं। और इनकी एज कितनी लगती होगी यार आपको? बहुत ज्यादा नहीं होगी, अरे बहुत ज्यादा 50 साल करीब होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, तो एक वेल एक्सपीरियंस और पढ़ा लिखा अगर नेता हो तो वो संभाल सकता है। बाकी एक चीज तो सीखनी पड़ेगी कि यार अगर गलती किए हो तो कम से कम इस्तीफा दे दो। भारत के अंदर तो पता रहता है गलती नहीं, डायरेक्ट रेप किए हैं, तब भी इस्तीफा की तो बात छोड़िए, उनको उसका अधिकारी बना दिया जाएगा। चलिए अब आप यही संभालिए रेप वाला सारा मामला, अपना मामला हटा दीजिएगा। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो क्या नहीं, देखते हैं क्या कहना चाहते हो। बाकी ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।